दोस्तों, जब मैं दिल्ली से जर्नलिज्म छोड़ के वापस हिमाचल आया और मैंने फार्मिंग करने की सोची, तो मैं किसी प्रोग्रेसिव फार्मर्स को मिलना चाहता था। तो मेरे एक फ्रेंड ने सुझाव दिया कि अगर आप किसी प्रोग्रेसिव फार्मर्स को ढूंढना चाहते हो, तो पहले आप धुएं को ढूंढो। जहां आपको धुआं उड़ता हुआ दिखाई देगा, वहां पे कहीं ना कहीं एक प्रोग्रेसिव फार्मर आपको मिलेगा जो अपने या तो पत्ते जला रहा होगा, या प्रूनिंग चला रहा होगा एप्पल्स की, या वो झाड़ियाँ जला रहा होगा। तो आज मैं बात करने वाला हूँ हमारी ये नेटिव श्रब्स और बुशेस के बारे में। हम इसे क्यों नष्ट करते हैं, इनको क्यों जलाते हैं, और इसके नुकसान क्या होंगे दोनों बागवानी के लिए और हमारे एनवायरनमेंट के लिए। और इसको अगर हम रखते हैं, इसको अगर हम रहने देते हैं, तो इसके क्या-क्या हमारे को लाभ है, इसके एडवांटेजेस क्या है। तो सबसे पहले अगर आपने किसी चीज को निगेट करना है, किसी चीज को नष्ट करना है, किसी चीज को डिवैल्यू करना है, तो सबसे पहले आपको उसकी आइडेंटिटी ही खत्म करनी होती है। और यही हमारे हिमालयाज़ में, हमारे हिमाचल में, हमारी नेटिव श्रब्स और बुशेस के साथ हो रहा है। इनकी आइडेंटिटी बिल्कुल ख़त्म हो रही है, इसके बारे में क्यूरियोसिटी ख़त्म हो रही है, इसके बारे में कल्चरल नॉलेज ख़त्म हो रही है। ये किस तरह से हमारे यहाँ पे एनवायरनमेंट में फ़ंक्शन करती है, हमारी इकोलॉजी के साथ ये जुड़ी हुई है, हमारे फार्मिंग के साथ किस तरह से इसका लिंक बना हुआ है, ये सब नॉलेज हमारी ख़त्म हो रही है, ना हमें इसमें इंटरेस्ट है। हम जब भी इन झाड़ियों को जहाँ भी हम देखते हैं, हम इसे जला देना चाहते हैं, इन्हें नष्ट करना चाहते हैं। तो एक बात मैं शुरू में क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं जब झाड़ियों की बात कर रहा हूँ, मैं उन झाड़ियों की बात नहीं कर रहा हूँ जो हमारे खेत के बीच में है, जो हमारे इंटरफेयर कर रही है हमारी बागवानी में। मैं उन झाड़ियों की बात कर रहा हूँ जो ट्रेडिशनली हमारे बॉर्डर में लगती थी, जो हमारे नदी नालों के साथ लगती थी, जो हमारे बिल्कुल खेत के बाहर लगती थी, जो बफर ज़ोन था हमारे खेत और जंगल के बीच में। उन झाड़ियों की बात मैं कर रहा हूँ। खेत में ऑब्वियसली अगर आपकी झाड़ी लगी रहेगी, तो वो आपको निकालनी पड़ेगी क्योंकि आपके साथ वो इंटरफेयर करेगी। बट जो बॉर्डर में आपकी जो झाड़ियाँ हैं, जो एक लिविंग फेंस का काम कर रही है, मैं उन झाड़ियों की इस वीडियो में बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें ये जो शब्द है, जो झाड़ी शब्द, हम इन नेटिव श्रब्स और बुशेस को हम झाड़ी नाम से जो बुलाते हैं, वो नाम ही बहुत नेगेटिव है। हमें मे बी इन नेटिव श्रब्स और बुशेस को इनके अपने नाम से बुलाना चाहिए। जब तक हमें उनके नाम ना मालूम हो, कम से कम इसको अपने नेटिव श्रब्स और बुशेस का दर्जा तो देना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि किसी चीज को आपने अगर खत्म करना है, इलिमिनेट करना है, डिवैल्यू करना है, तो उसका नाम, उसकी आइडेंटिटी पहले आपको खत्म करनी पड़ती है। यही श्रब्स के साथ हो रहा है, हम इनको पहचानते ही नहीं है। और जो ब्रॉडर पिक्चर है हमारे एनवायरनमेंट की, इकोलॉजी की, किस तरह से बागवानी हमारी इकोलॉजी के साथ जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है, ये सेपरेट नहीं है, वैक्यूम में हमारा ग्रो नहीं हो रहा है कुछ भी चीज। तो पहल हमें करनी चाहिए कि इनके हमारे को नाम होने चाहिए। इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा विस्तार में, हर श्रब और बुशेस के बारे में जो मेरे को नॉलेज है मैं शेयर करूंगा। एक अलग से एक वीडियो एक डिटेल में बनाऊंगा, तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको उसके नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। तो मैं फिर से ये बात दोहरा दूं कि मैं जब झाड़ियों की बात इस वीडियो में कर रहा हूं, मैं उन्हीं झाड़ियों की बात कर रहा हूं जो झाड़ियां हमारी बॉर्डर में लगी हुई है। जैसे मेरे बगीचे में यहाँ पे बॉर्डर में ये झाड़ियां लगी हुई है, ये बगीचा है, ये हमारा बॉर्डर है, जहाँ पे श्रब्स और नेटिव बुशेस जो हमारी लगी हुई है साइड में। इसको हम क्यों हटाते हैं? इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हमें लगता है कि ये हमारे खेत में इंक्रोच कर रही है। एक कारण ये है इसका। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये डाल यहाँ पे आ रही है, तो हमने सिंपली अगर इसको हम यहाँ से काट दें और इसको यहाँ से हम काट दें, तो हमारा काम चल सकता है। इसको नीचे से जलाने का कोई, मेरे ख़्याल से कोई मतलब नहीं है। इसको कोई भी टहनी अगर आपको लग रहा है कि बहुत अंदर आ रही है, आप उसको कैंची से काट दीजिए। ये कॉपिस प्लांट्स होते हैं, जितने भी नेटिव श्रब्स हैं हमारे यहाँ पे हिमालयस में, ये कॉपिस प्लांट्स होते हैं। मतलब कि अगर आप नीचे से भी, थोड़े और भी नीचे से अगर आप इनको काटेंगे, ये दोबारा से बाहर आ जाएँगे, ये दोबारा से ग्रो हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इसको जड़ से ही जला देंगे जैसा होता है, हम इसको बिल्कुल ही नष्ट कर देते हैं। और दूसरी बात है, हम बेमतलब पोल्यूशन आसमान में यहाँ पे हम फैला देते हैं। और दूसरा मेन रीज़न जो है, जो मोटिवेट करता है फार्मर्स को, मेरे ख्याल से, मेरे एक्सपीरियंस में, उनको जलाने के लिए,
वो है कल्चरल रीज़न। वो बेसिकली कल्चरल रीज़न क्या है? वो यही है जो मैंने शुरू में बताया था आपको कि सब लोग अपने आप को प्रोग्रेसिव फार्मर्स समझना चाहते हैं दूसरों की आँखों में। तो प्रोग्रेसिव फार्मर की पहचान ही जब ये है कि वो कुछ ना कुछ जला रहा होता है, तो झाड़ी एक बहुत ही सिटिंग डक है, ये बहुत ही ईज़ी एक एलिमेंट है, ये आपके बॉर्डर में लगी हुई है। हम इसके नीचे आग लगा देते हैं, हम इसको नष्ट कर देते हैं और हम प्रोग्रेसिव फार्मर की कैटेगरी में आ जाते हैं। जैसे कि ये देखिए आप यहाँ पे तरह-तरह की श्रब्स लगी हुई है, नेटिव श्रब्स लगी हुई है, जो हैबिटेट है बर्ड्स और बीज़ का, ये हमारे बिल्कुल इंटरफेयर नहीं कर रही है। जो भी डाली अगर थोड़ी हमें लगती है कि आ जाती है, खेत के अंदर आ जाए, तो उसको हम काट सकते हैं। जलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसको जलाने का कारण यही है, ये कल्चरल रीज़न है। ये एक पीयर प्रेशर स्कूल में ही नहीं होता है। पीयर प्रेशर यहाँ पे हमारे बागवानों के बीच भी होता है। एक बागवान कुछ करता है तो दूसरा बागवान भी वही चीज़ करना चाहता है विदाउट इवैल्यूएशन, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि उसके क्या फ़ायदे, क्या नुकसान हो सकते हैं। तो झाड़ियों के साथ भी ऐसा ही है। तो हम एक फार्मर को अपनी झाड़ी, अपनी श्रब्स को जलाते हुए देखते हैं अपने बॉर्डर से, तो हम भी माचिस की तीली लेके इसमें आग लगा देते हैं। इस लिविंग इंफ्रास्ट्रक्चर को, इस हैबिटेट को, ये जो जंगल के साथ जुड़ा हुआ है हमारा, इसको हम नष्ट कर देते हैं। तो अब करते हैं इन बुशेस के फायदे, इन बुशेस के एडवांटेजेस की बात। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं मेरे पीछे, देखो कितनी थिक ये झाड़ी है। ये एक लिविंग फेंस का काम करती है। हमारे यहाँ बहुत स्ट्रे कैटल का प्रॉब्लम है, तो स्ट्रे कैटल यहाँ से अंदर कहीं से भी आ सकती है। ये बॉर्डर है, तो यहाँ पे बॉर्डर में जितनी भी ये झाड़ियाँ लगी है, तरह-तरह की झाड़ियाँ लगी है, तरह-तरह की सॉरी नेटिव श्रब्स और बुशेस लगी है। झाड़ी बोलना बिल्कुल ही देखो मेरी ज़ुबान में भी बैठ गया है। झाड़ी बोलना सबसे पहले हमें बंद करना चाहिए, इनको इनके नाम से पुकारना चाहिए। जब तक हमें नाम ना पता हो, इनको एटलीस्ट हम नेटिव श्रब्स और बुशेस तो बुलाएँ। तो ये जो नेटिव श्रब्स और बुशेस हैं, इसका जो ये एक इम्प्रेग्नेबल एक बिल्कुल ही बाउंड्री बन चुकी है, इसके थ्रू कोई भी जानवर, कोई भी बैल, कोई भी स्ट्रे कैटल अंदर नहीं आ सकता है, कोई स्ट्रेंजर भी अंदर नहीं आ सकता है। ये बिल्कुल इम्पेनेट्रेबल है, ये इनके थ्रू आना बहुत ही मुश्किल है। इन सब में कांटे होते हैं और ये बहुत ही इफेक्टिव लिविंग फेंस का काम करता है। ये हुआ फायदा नंबर 1। देखिए मेरे पीछे इन श्रब्स की कैसी एक वॉल सी बनी हुई है। तो नंबर 2, ये एक विंड ब्रेकर का काम करती है। ये मेरा बगीचा है, मैं बगीचे में खड़ा हूँ। बाउंड्री के पीछे ये हमारी लाइन में ये श्रब्स लगी हुई है, तरह-तरह की श्रब्स लगी हुई है। ये एक लिविंग फेंस का काम कर रही है और ये विंड ब्रेकर का काम करती है। अप्रैल मई ऑनवर्ड्स इसमें और भी ज़्यादा पत्ते लग जाते हैं। तो ये विंड को अंदर आने से रोकता है, उसकी गति को रोकता है और सॉइल इरोजन को होने से बगीचे में ये रोकता है। तो पहला एडवांटेज लिविंग फेंस। नंबर 2, ये एक विंड ब्रेकर का काम करता है। नंबर 3, ये हैबिटेट है हमारी बर्ड्स का। तो जो हमारे यहाँ पे नेटिव बर्ड्स हैं। वो इन बुशेस में नेस्टिंग साइट्स बनाती है अपनी। यहाँ पे इनके अंडे हैच होते हैं, बर्ड्स की पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ती है, बर्ड्स का इसमें खाना है, इसमें बेरीज लगती है। ये सब फूड सोर्स है हमारी बर्ड्स का, बीज का और हमारी शेल्टर देती है हमारे बर्ड्स एंड बीज को, उनके रहने की ये जगह है। इसको जलाने के बाद उनके पास कोई जगह नहीं रहती है, तभी पॉपुलेशन जो है बर्ड्स की बिल्कुल ही प्लमेट हो रही है हमारे एरिया में। बर्ड्स अगर नहीं रहेगी तो ऑब्वियसली जो प्रे स्पीशीज है, जो हमारे बीटल्स है, जून बीटल है, हमारे जापानीज बीटल है, हमारे व्हाइट ग्रब्स है, उनका प्रेडेटर अगर निकल जाएगा इकोसिस्टम से तो उनकी मात्रा ऑब्वियसली बढ़ जाएगी और बढ़ रही है। और बर्ड्स के अलावा ये सोर्स ऑफ फूड है हमारी यहाँ नेटिव बी एपिसराना का। नेटिव बी जो हमारी यहाँ रहती है हिमालयस में, उसका नाम है एपिसराना बी। उसकी जो फीडिंग साइकिल है वो चली रहती है। एप्पल का सीजन, एप्पल का फ्लावरिंग सीजन जब खत्म हो जाता है, उसके बाद भी उसे सोर्सेज ऑफ फूड चाहिए होते हैं। ये जो हमारी नेटिव झाड़ियाँ हैं, ये फ्लावर करती है। जैसे आजकल फॉर एग्जांपल देखिए, ये एक श्रब है यहाँ पे देखिए, इसमें अभी फ्लावर्स लगे हुए हैं। ये मिड जनवरी का टाइम है और ये फ्लावर्स फूड ऑफ सोर्स होगा इस नेटिव बी का, एपिसराना बी का, क्योंकि कहीं और
उसको फ्लावर्स नहीं मिलेंगे। इस टाइम हमारे सेब के पेड़, नाशपाती के पेड़, चेरी के पेड़, सारे पेड़ डोर्मेंट स्टेजेस में हैं, बट इसमें फ्लावर्स लगे हुए हैं, इसमें पोलन है, जो हमारे एपिस राना बी का, नेटिव बी का सोर्स ऑफ फूड है और इसी तरह वो थ्राइव कर सकती है। और आपको मालूम ही है कि बी की पॉपुलेशन, जो नेटिव बी की पॉपुलेशन है, पूरे वर्ल्ड में प्लमेट हो रही है। प्लमेट इसी वजह से हो रही है क्योंकि उनका हैबिटेट खत्म हो रहा है, उनके सोर्सेज ऑफ फूड हम नष्ट कर रहे हैं। फ्लावर्स के अलावा जिसके ऊपर हमारे पॉलिनेटर्स, हमारी बीज निर्भर रहती है, उसके अलावा इन नेटिव श्रब्स में तरह तरह की बेरीज लगती है जिसके ऊपर हमारी बर्ड्स डिपेंड करती है। उनका ये सोर्स ऑफ फूड रहता है विंटर के टाइम में। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये देखिए, ये रोज हिप्स है। ये रोज हिप्स विंटर में लगती है, विंटर में ये डेवलप होती है। ये उनका सोर्स ऑफ फूड रहता है विंटर में क्योंकि और कहीं उन्हें सोर्स ऑफ फूड नहीं मिलता है। ये रोज हिप्स उसका खाना होती है। बीज के लिए ये फ्लावर्स प्रोड्यूस करती है और बर्ड्स के लिए ये तरह तरह की बेरीज प्रोड्यूस करती है। अब फार्मर्स की ये शिकायत रहती है बर्ड्स के साथ कि अब बर्ड्स हमारे फार्म में आने लगी है, हमारी चेरी को खाती है और उसके ऊपर हमारे को नेटिंग करनी पड़ती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, और हमारे स्टोन फ्रूट्स को खाती है, बेरीज को खाती है। तो उसका रीज़न ऑब्वियसली यही है कि हम उनका जो सोर्स ऑफ फूड है, जो उनका नेटिव, जो उनका नेचुरल सोर्स ऑफ फूड है, उनकी जो बीक है, फॉर एग्जांपल जो हिमालयन बुलबुल है, अगर आपकी उसकी बीक देखोगे, कर्व्ड बीक, वो ऑटम ऑलिव को खाने के लिए बनी हुई है। ये ऑटम ऑलिव, या इसको लोकली हम घई बोलते हैं अपनी भाषा में, ये ऑटम ऑलिव का जो प्लांट है, इसमें जो बेरी लगती है, छोटी सी बेरी होती है, इसके ऊपर हिमालयन बुलबुल निर्भर रहती है। ये उसका सोर्स ऑफ फूड है। लेकिन इसका सोर्स ऑफ फूड अगर हम जला देंगे, नष्ट कर देंगे, तो हिमालयन बुलबुल को मजबूरन हमारे फार्म में आके हमारे जो फ्रूट्स है उसको खाना पड़ेगा। वो उसके लिए बाय द वे अडेप्टेड नहीं है। हिमालयन बुलबुल इज अडेप्टेड टू ईट बेरीज फ्रॉम द ऑटम ऑलिव। आपकी चेरीज के लिए वो बीक अडेप्टेड ही नहीं है, बट उसको आना पड़ता है मजबूरन, क्योंकि उनके घर हम नष्ट कर लेते हैं, उनके सोर्सेज ऑफ फूड हम नष्ट कर देते हैं। तो एक और फायदा इन श्रब्स का रखने का ये है कि दे वर्क एज सैक्रिफिशियल प्लांट्स। जितने भी बर्ड्स हैं, वो फीडिंग जो है बेरीज की, वो इन श्रब्स के ऊपर जो लगती है, नेटिव जो श्रब्स के ऊपर जो बेरीज लगती है, जो फ्रूट्स लगते हैं, उसको खाएगी, और वो आपके ऑर्चर्ड में आपकी चेरी, आपकी बेरीज, आपके फ्रूट्स को खाने नहीं आएगी। तो जब हम अपनी नेटिव श्रब्स को अपने बॉर्डर से हटा देते हैं, वहाँ से जला देते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं, उसको हम रिप्लेस करते हैं इन बार्ब्ड वायर फेंसेस से। तो सोचिए कि हम क्या कर रहे हैं। हम एक लिविंग इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट करके, उसको जला के, ये डेड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं। तो हमने भी यही किया, हम भी प्रोग्रेसिव फार्मर्स की कैटेगरी में आना चाहते थे। तो जितनी भी झाड़ियां यहाँ नाले में लगी रहती थी, जैसे मैंने बताया कि ट्रेडिशनली बॉर्डर में, हमारे फार्म के बॉर्डर में हमेशा ये नेटिव श्रब्स, ये नेटिव, ये जो बुशेस है, ये लगी रहती थी और नालों के साथ ये लगी रहती थी। नालों के जो बैंक्स है, इसको ये इरोजन होने से बचाती थी। ये सारी बुशेस हमने यहाँ से, आप देख सकते हैं, सारी निकाल दी, सारी खत्म कर दी। ये नाला है यहाँ पे, ये सीजनल रेन फेड नाला है और इसके साथ ये भरी रहती थी। ये पड़ोसी का खेत है, ये नाला है, ये हमारा खेत है, और यहाँ पे हम अपने पड़ोसी का खेत नहीं देख पाते थे क्योंकि यहाँ पे नेटिव बुशेस लगी रहती थी। लेकिन आज ये सिनारियो है कि एक भी यहाँ पे आपको बुश दिखाई नहीं देगी, क्योंकि ये हमने प्रोग्रेसिव फार्मर्स की कैटेगरी में आने के लिए सारी हमने एक दूसरे को देख के, सारी हमने जला के खत्म कर दी। तो समझिए कि हमने क्या किया। जो हमारी यहाँ लिविंग फेंस लगी हुई थी नेटिव श्रब्स और बुशेस की, जो हमारे विंड ब्रेकर का काम करी थी, वो हमने उखाड़ फेंक दी, हमने जला फेंक दी, और उसकी जगह हमने ये खड़ा कर दिया है। आप देखिए विंड ब्रेकर का ये कैसे काम कर सकती है। तो पहला हमने जो अपना विंड ब्रेकर था, जो हमारे बॉर्डर में लगा हुआ था यहाँ पे, उसको हमने नष्ट कर दिया। नंबर 2, हमने अपना लिविंग फेंस खत्म कर दिया इन नेटिव श्रब्स को निकाल के। बिल्कुल ये श्रब्स बिल्कुल ही इनपेनिट्रेबल होती हैं, इनमें कांटे होते हैं, तो इसमें स्ट्रे कैट तो क्या, कोई डॉग भी अंदर नहीं आ सकता है। अब स्थिति ये है कि हमने
ये लगा दिया है, ये बार्ब्ड वायर फेंसिंग उसकी जगह लगा दी है, जिसकी वजह से ये ना तो किसी डॉग को रोक सकती है अंदर जाने से, और हमारी डक्स जो है, जो हमारे यहाँ पे अंदर जानवर जो हमने पाल रखे हैं, फार्म एनिमल जो हमारे हैं, डक्स है, चिकन्स है, उसको खाने के लिए डॉग्स, फॉक्सेस कोई भी अंदर आ सकता है। और अगर 800 किलो का कोई सांड आ गया तो ये बार्ब्ड वायर फेंसिंग उसको रोक नहीं पाएगी। बट जो हमारी लिविंग फेंस जो झाड़ियाँ लगी थी, जिसमें कांटे लगे थे, जो बिल्कुल ही थिक रहती है, उसके थ्रू उसको क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल होता है किसी स्ट्रे कैटल को, किसी डॉग को या किसी आदमी को। अब इन श्रब्स की एब्सेंस में हमारी फार्म डॉग बेस्वा को विंटर में यही काम रहता है कि कोई ना कोई स्ट्रे कैटल अंदर आ जाती है और वो उनको बाहर धकेलने में उसका पूरा दिन निकल जाता है। एक तो लाखों रुपए खर्च के ये बार्ब्ड वायर फेंसिंग लगानी पड़ती है, आपको लोहा लगाना पड़ता है, ये बार्ब्ड वायर आपको खरीदनी पड़ती है और हर साल इसकी मेंटेनेंस भी करनी पड़ती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जिस काम के लिए जिसके लिए ये लगाई है उसके लिए भी ये इनइफेक्टिव है। तो अगर मैंने यहाँ से जाना है तो मैं इस तार को, जैक कैन यू हेल्प मी? एक आदमी इसको पकड़ लेगा, जैसे यहाँ पे जैक हमारे लिए ऊपर पकड़ रहा है, और मैं आसानी से खेत के अंदर आ सकता हूँ। आपने देखा कि 2 मिनट में मैं अंदर आ गया हूँ, तो इतना पैसा खर्च करने के बाद ये किसी काम की नहीं। ये देखिए बाहर आना है मैंने, आसानी से हम बाहर भी आ सकते हैं। एक आदमी ने, जैसे यहाँ पे जैक है, इसको ऊपर पकड़ रहा है और हम बाहर भी आ गए। तो आदमी को ये रोकता नहीं है, डॉग्स को ऑब्वियसली रोक नहीं पाएगा। देखिए कितनी जगह है यहाँ पे। हवा को ये रोकता नहीं है, विंड ब्रेकर का काम नहीं करता है, फेंसिंग का काम नहीं करता है, लिविंग ये है नहीं है, ना ये बेरीज प्रोड्यूस करता है, ना ये इसमें बर्ड्स रह सकती है, ना हमारे बीज को इससे कोई फायदा है। तो इसको लगा के तो पैसे का ही नुकसान है। देखो ये नाला है हमारा, ये जो बॉर्डर ये फॉर्म करता है हमारे पड़ोसी के खेत और हमारे खेत के बीच में, इस नाले के आर पार ये नेटिव श्रब लगी रहती थी और इन बैंक्स को ये होल्ड करती थी। अब स्थिति ये है कि यहाँ पे हर मॉनसून में यहाँ पे इरोजन होता है बैंक्स का, और ये नाला इरोड होते होते और भी चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो बैंक्स है, इसका जो सॉयल है, इसको पकड़ने के लिए जो नेटिव श्रब्स यहाँ लगी रहती थी वो हमने खत्म कर दी है। जो नेटिव श्रब्स है इसकी रूट्स बहुत डीप जाती थी, तो अपनी जड़ों से इन मिट्टी को पकड़ने के अलावा ये जो नेटिव श्रब्स यहाँ पे इस नाले के दोनों किनारे में लगी रहती थी, ये एक इकोसिस्टम यहाँ क्रिएट करती थी। जो ये पानी यहाँ पे बहता था वो छन के जाता था, इरोजन बिल्कुल नहीं होती थी, मिट्टी को, इन बैंक्स को पकड़ के रखती थी। स्थिति ये होने वाली है कि ये जो ये नाला है ये और भी चौड़ा होता रहेगा, क्योंकि हर मानसून में जब ये पानी से भरेगा तो ये मिट्टी को अपने साथ नीचे बह के ले जाएगा। तो हमने अपने विंड ब्रेकर्स को ख़त्म कर दिया, हमने अपनी लिविंग फेंस को ख़त्म कर दिया, और नंबर 3 हमने अपना हैबिटेट, बर्ड्स का हैबिटेट यहाँ पे बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। बर्ड्स की नेस्टिंग साइट इन बुशेस में रहती है, इन श्रब्स में रहती है, यहाँ पे वो नेस्ट करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, उनका शेल्टर है, घर है, और उनके सोर्सेज ऑफ फूड भी है। यहाँ पे बेरीज लगी रहती है इन श्रब्स में, हर सीजन में यहाँ कुछ ना कुछ बर्ड्स को खाने को कुछ मिलता है, वो उनका सोर्स ऑफ फूड हम खत्म कर देते हैं। बर्ड्स का होना बहुत जरूरी होता है। बर्ड्स पेस्ट कंट्रोल करते हैं ऑर्चर्ड का। बर्ड्स के ना होने से पेस्ट प्रेशर ऑर्चर्ड में बना रहता है, और मैंने पर्सनली ये देखा है कि बर्ड्स के ना होने से स्कैरब बीटल जो यहाँ पे, जिसकी प्रजाति है यहाँ पे, उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। स्कैरब बीटल की फैमिली में आपके जून बीटल्स और जापानीज बीटल आता है, और आपने देखा होगा कि आपके ऑर्चर्ड में भी जून बीटल और जापानीज बीटल की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इनका जो लावा है, जो वाइट ग्रब्स होते हैं, वो ज़मीन में जड़ों को नष्ट करती है। हम यहाँ पे ब्लूबेरीज लगाते हैं, तो हमने देखा है कि ब्लूबेरी के पॉट्स में हमारे हर साल बहुत सारा लावा इस वाइट ग्रब्स का होता है, जो हमारी ब्लूबेरी की जड़ को खाता है। बीटल्स जो है वो अंडे देते हैं और उसका ये लावा बनता है, और धीरे धीरे वो लावा हमारी ब्लूबेरी की जड़ को खाता है, उनको नष्ट कर देता है। इन सब का प्रेडिटर हमारे बर्ड्स होती है, हमारी थ्रशेस होती है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रीट लाफिंग थ्रश जो बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पाई जाती थी, जिसको हम भांकड़ी बोलते थे अपनी पहाड़ी भाषा में, वो बहुत ज्यादा होती थी। वो अपने ऑर्चर्ड में आती थी, पेस्ट कंट्रोल करती थी, लेकिन
उनका जो घर है, सोर्स ऑफ फूड है और जो उसका शेल्टर है, वो हमने अब जला दिया है। तो ऑब्वियसली वो अब हमारे ऑर्चर्ड में नहीं आती है। आपने सुना होगा एलिफेंट के माइग्रेशन के लिए कॉरिडोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उनकी पॉपुलेशन को हेल्दी रखने के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी तरह बर्ड्स के लिए भी कॉरिडोर, ये जो नेटिव श्रब्स होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब सोना पटोला जो यहाँ जंगल है हमारा बिल्कुल नज़दीक, हमारे मीना बाग से जुड़ता हुआ जंगल है जिसका नाम सोना पटोला है। वहाँ से लेकर, जब मैं छोटा था, वहाँ से लेकर रतनाड़ी गांव तक एक कॉरिडोर इन श्रब्स का, इन झाड़ियों का, इन बुशेस का बना रहता था। तो एक बर्ड अगर सोना पटोला में एक झाड़ी में जाती थी, वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड तरीके से, वो बिल्कुल शेल्टर्ड तरीके से एक बुश से हॉप करके दूसरे बुश से हॉप करते हुए हमारे फार्म से निकलते हुए ऑलमोस्ट एक आधा किलोमीटर वो बुशेस में ट्रैवल कर सकती थी बिना डिटेक्ट किए, बिना एक्सपोज किए, और उसको वो सेफ कॉरिडोर मिलता था जाने के लिए, आने के लिए, अपनी नेस्टिंग साइट्स बनाने के लिए। लेकिन अब बीच बीच में हमने ये झाड़ियाँ जला दी है। अब स्थिति है कि सूना बटोला तक ही ये श्रब्स सीमित रह गई है और ऑब्वियसली पॉपुलेशन बर्ड्स की जंगल में ही वहाँ पे सीमित रहती है, क्योंकि उनके लिए सेफ कॉरिडोर, सेफ पैसेज नहीं है आने के लिए, क्योंकि इनको एक कंटिन्यूअस पैसेज चाहिए होता है श्रब्स का सेफली जाने के लिए। इसी तरह जो ये नाला है जिसके दोनों तरफ श्रब्स लगी रहती थी, तो कोई भी बर्ड सोना पटोला से सेफ कॉरिडोर के पैसेज से यहाँ पे भी आ सकती थी और यहाँ से सोना पटोला वापस जा सकती थी। तो ये कॉरिडोर, ये पैसेजेस बने रहते थे लंबे लंबे, इसीलिए बर्ड्स की पॉपुलेशन यहाँ बढ़ी रहती थी। और हमारे जो ये पेस्ट है यहाँ पे, जो जून बीटल्स है, जो स्कैरब बीटल्स है और तरह तरह के जो पेस्ट है, उनकी पॉपुलेशन चेक में रहती थी, बैलेंस में रहती थी। अब बर्ड्स अगर आती भी है फार्म में, अब वो पेस्ट की तरह आती है। क्यों आती है पेस्ट की तरह? क्योंकि उनके सोर्सेज ऑफ फूड हमने ख़त्म कर दिए। बॉर्डर में, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मेरा फार्म है, ये बॉर्डर था, यहाँ पे झाड़ियाँ थी, यहाँ पे श्रब्स थी, यहाँ पे बुशेस थी, तरह तरह की यहाँ पे बेरीज लगती थी। यहाँ पे बैठ के जो आपकी, जो हमारी बर्ड्स थी, वो उन बेरीज के ऊपर फीड करती थी, क्योंकि वो उसका नेटिव नेचुरल फूड था। उनका फूड हमने ख़त्म कर दिया है, तो ऑब्वियसली अब बर्ड्स हमारे फार्म में आएगी और हमारी चेरी को, हमारे प्लम को, हमारे सेब को और हमारे एप्रिकॉट को खाने आएगी, तो क्योंकि उनके सोर्सेज ऑफ फूड हमने नष्ट कर दिए हैं। एक बार अगर कोई इकोसिस्टम नष्ट हो जाता है तो उसे रिवाइव करना, उसे रिहैबिलिटेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये हमारा एक एफर्ट है दोबारा से नेटिव श्रब्स और बुशेस को यहाँ पे अपने बॉर्डर में, अपने ऑर्चर्ड के बॉर्डर में दोबारा से रिवाइव करने का। ये है हमारे सामने ऑटम ऑलिव। ऑटम ऑलिव को लोकली हम घेई कहते हैं। इसमें छोटी छोटी बेरीज लगती है जिसको हिमालयन बुलबुल बहुत शौक से खाती है, और ये नेस्टिंग साइट्स है हमारी बर्ड्स की, शेल्टर देती है हमारी बर्ड्स और ये बीज को। सबसे बड़ी बात ऑटम ऑलिव की ये है कि इसको पायनियर स्पीशीज बोला जाता है। पायनियर स्पीशीज इसीलिए बोला जाता है कि ये वहाँ लग जाती है जहाँ पे कुछ और नहीं लगता है। डिग्रेडेड सॉइल में भी ये लग जाती है, इसलिए पहले हमने ये लगाई है। दूसरी बात ये है कि ये नाइट्रोजन फिक्सिंग श्रब है। इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग होती है, जिस तरह लिग्यूम्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग होती है उसी तरह इसमें भी नोड्यूल्स होते हैं इसके रूट्स में। हमारे लेग्यूम्स में जो बैक्टीरिया होता है, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप जो लेग्यूम्स के साथ होता है वो होता है राइजोबियम बैक्टीरिया के साथ। यहाँ पे ऑटम ऑलिव घेई के साथ जो बैक्टीरिया एसोसिएटेड होता है, जिसके साथ इसका सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है, उस बैक्टीरिया का नाम है फ्रैंकिया बैक्टीरिया। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग यहाँ पे सॉइल में करता है, सॉइल को पकड़ के रखता है। और इसके साथ साथ, ऑटम ऑलिव के साथ साथ, हमने कशमल, जो यहाँ पे एक नेटिव श्रब है और मेडिसिनल श्रब है, उसकी जो रूट्स है उसको मेडिसिन के लिए भी बहुत यूज़ किया जाता है, उसको भी हम दोबारा से यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ऑटम ऑलिव हमने लगाया था लगभग 1 साल हो गया है, और ये देखिए कितना बड़ा हो गया ऑलरेडी। और इसकी केयर करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये हमारे फेंसिंग का काम करेगा। जब ये बिल्कुल थिक हो जाएगा, ये और बड़ा हो जाएगा, थोड़ा और फैलेगा, और बीच बीच में हम कशमल और नेटिव यहाँ पे श्रब्स लगाएंगे, जैसे कि रोज़ हिप्स की श्रब्स। और ये इकोसिस्टम दोबारा दोबारा
हम रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। बट ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि रिवाइव करना इकोसिस्टम को एक बार अगर नष्ट हो जाता है तो बहुत टाइम लगता है और बहुत मुश्किल से वो रिवाइव होता है। और जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जब हम जंगल की बात करते हैं तो हम सिर्फ पेड़ों के बारे में सोचते हैं, और यूजुअली अगर हम हिमाचल में हैं तो हम सिर्फ एक पेड़ के बारे में सोचते हैं, वो होता है हमारा देवदार का पेड़। जबकि जंगल बाय डेफिनेशन एक डाइवर्सिटी होता है, उसमें तरह तरह के पेड़ होते हैं, तरह तरह की अंडरग्रोथ होती है, उसमें तरह तरह का जीवन होना चाहिए, उसमें तरह तरह के जानवर होने चाहिए, बर्ड्स होने चाहिए। और इसी तरह ये जो हमारी नेटिव श्रब्स है ये होनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है हमारे फॉरेस्ट का। तो आजकल इंक्रोचमेंट भी बहुत चर्चा में है कि कैसे लोग जंगल में इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं। लेकिन कोई जंगल में डायरेक्टली पेड़ काटने नहीं जाता है। सबसे पहले जिसकी बलि लगती है वो है हमारी नेटिव श्रब्स और बुशेस, क्योंकि ये जो नेटिव श्रब्स और बुशेस है ये एक बफर जोन का काम करती है, ये एक बाउंड्री का काम करती है हमारे बगीचे और जंगल के बीच में। तो जंगल को बचाने के लिए इस बाउंड्री वॉल को, इस बफर जोन को, जो हमारी नेटिव श्रब्स और बुशेस की बनी है, इसको इंटैक्ट रखना बहुत ही जरूरी है।